अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम मोशन इन प्लेन को स्टडी करेंगे। इसका एक ये पहला लेक्चर अभी इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मोशन इन प्लेन होता क्या है। देखिए, मैं पहले भी इस पर पहले थोड़ी सी बात कर चुका हूं। जब हमने मोशन इन वन डायमेंशन जो है, मोशन इन वन डायमेंशन को जब हमने मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था, तो हमने उस वक्त भी मोशन इन प्लेन के बारे में बात की थी। मोशन इन प्लेन का मतलब होता है कि वो मोशन जो किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की मोशन हो लेकिन प्लेन में हो। प्लेन में मतलब यानी इस तरह से कोई पार्टिकल मूव करे कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाए। यानी नॉर्मली जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में फिक्स कर लेते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स वो फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है, ये पॉइंट पी मान लीजिए, पार्टिकल पी पोजीशन पी पर है, तो इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप जानते हैं कि जो जेड एक्सिस होती है या एक्स वाई एंड जेड जो है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। अब अगर कोई पार्टिकल इधर स्पेस में है तो उसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना। अब अगर कोई पार्टिकल इस बोर्ड पर है, मान लीजिए एक इंसेक्ट यहां पर है पॉइंट पी पर, और ये इंसेक्ट इस बोर्ड पर ही मूव करके यहां से यहां तक जाता है। अब अगर ये इस बोर्ड पर मूव करके इस पॉइंट पी से मान लीजिए पॉइंट क्यू की तरफ गया इस तरह से, तो इसकी कितनी कोऑर्डिनेट चेंज होंगी? इसकी एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगी और इसकी वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रही है। यानी इसकी दो कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रही है। इसकी जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेस में मूव नहीं कर रहा, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, और वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन। जब ये पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन ये प्लेन यानी बोर्ड की सरफेस, जब ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, तो अगर ये पॉइंट पी से यहां पर पहुंच जाता है, फिर यहां पर पहुंच जाता है या यहां पर पहुंच जाता है, तो आप देख लीजिए इस पॉइंट पर इसकी कोई एक्स कोऑर्डिनेट रहेगी, कोई वाई कोऑर्डिनेट रहेगी। दूसरे अगले पॉइंट पर भी इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और कोई वाई कोऑर्डिनेट। यहां पर भी इसकी कोई एक्स कोऑर्डिनेट और कोई वाई कोऑर्डिनेट। यहां पर भी इसकी कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगी और कोई वाई कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा इन दिस एक्स वाई प्लेन, तो इसकी दो ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगी। अगर इस तरीके का मोशन किसी पार्टिकल में है, that only two of its coordinates are changing during throughout its motion, along its motion, then we can say that its motion is the motion in plane. तब इसकी मोशन जो है, that's a motion in plane। ये मोशन जो इसकी है ये प्लेन वाली मोशन इन प्लेन कहलाएगी। यानी टू डायमेंशनल मोशन जिसमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगी। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स किस किस तरीके से चेंज हो सकती हैं, पाथ कैसा कैसा हो सकता है, आप देख लीजिए। मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन जो है वो इस तरीके का भी हो सकता है। मतलब ये पार्टिकल इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, तो आप देख लीजिए इसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो रही हैं। तो ये वाली मोशन भी एक मोशन इन प्लेन कहलाएगी। इसी तरह से अगर ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, यानी मान लीजिए ये एक पैराबोला डिस्क्राइब कर रहा है, इसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ है, तो इसकी मोशन आप देख लीजिए वो भी मोशन इन प्लेन है, क्योंकि इसकी सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रही है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, या इलिप्टिकल मोशन होगा, मतलब इस तरीके का पाथ डिस्क्राइब करें या इस तरीके का पाथ डिस्क्राइब करें, तो इन सारे पाथ्स में आप देखेंगे कि इसकी जो मोशन होगी वो सिर्फ टू, उसमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होती आपको नजर आएंगी, और आप देखेंगे कि इसका मोशन जो है वो मोशन इन प्लेन है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल है, सर्कल भी सर्कुलर पाथ जब एक पार्टिकल डिस्क्राइब करता है, यानी जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी मोशन को भी हम मोशन इन प्लेन ही कहेंगे। अगर आप एक सर्कल की इक्वेशन देखेंगे, कई बच्चों को ये पता होगा, खास तौर पर जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनको पता होगा। वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की। मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है तो इसकी दो कोऑर्डिनेट चेंज होती है। क्या क्या कौन कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज होती हैं? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं,
तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन में भी आप दो ही कोऑर्डिनेट्स पाते हैं। तो इसलिए सर्कुलर पाथ जब पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा तो उसकी जो मोशन रहेगी वो एक्स है, उस मोशन में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगी और लिहाजा सर्कुलर मोशन जो होगा वो मोशन इन प्लेन होगा। इसी तरह से आप एक पैराबोला देखेंगे, उसमें भी आप सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स पाएंगे उसकी इक्वेशन में। तो आप इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रही हैं अलोंग इट्स जर्नी, तो थ्रू आउट इट्स जर्नी तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी भी मोशन मोशन इन प्लेन है। गर्ज ये हुआ कि जब एक पार्टिकल प्लेन में मूव करें, यानी इस तरह से मूव करें कि सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स इसकी चेंज होती हुई हमें नजर आए, तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन जो है मोशन इन प्लेन है। ठीक है, तो आप मोशन इन टू डायमेंशन कहें या मोशन इन प्लेन कहें, बात एक ही होती है। अब इसमें हमें मोशन इन प्लेन में देखिए जो इसके टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं। जैसे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन है एक टाइप, इसका सर्कुलर मोशन है इसका एक और टाइप। तो ये दोनों टाइप्स हैं मोशन इन प्लेन के। मगर इनको पढ़ने से पहले हमें मोशन इन प्लेन में, यानी जब एक पार्टिकल इस वाली मोशन में होता है, टू डायमेंशनल मोशन में होता है, या जब एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है, तो उसकी जो एक्सप्रेशंस आ जाती है, इसकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, इसकी एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन या इसकी डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन, वो कैसे हम निकालते हैं वो हमें देखनी है। तो मोशन इन प्लेन में हम पहले देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप नोट करें, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन। एक ऐसा पार्टिकल जो प्लेन में मूव कर रहा हो, उसकी एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ये पहली चीज है जो हमें इसमें देखनी है। तो देख लीजिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल है यहां पर पॉइंट ए पर, ठीक है ना, और मान लीजिए ये पार्टिकल जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, यानी इसकी दो कोऑर्डिनेट जो होंगी वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगी। चलिए मान के चलते हैं कि इस वाली पोजीशन पर, यानी पॉइंट ए पर जो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 एंड y1। वो हम यहाँ पर लिखेंगे भी x1 y1। अब इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा। आपको पता ही है कि हम पोजीशन वेक्टर जब ड्रॉ करते हैं वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं, वो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल और दिस पॉइंट with respect to the origin of the coordinate system। ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y एंड z एक्सिस का, तो उसमें अगर हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पता लगानी हो तो हम क्या करते हैं, हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है r1, तो हम इस तरह से लिखेंगे वेक्टर r1। अब चलिए ये पार्टिकल मान लीजिए यहां से होते हुए यहां इस पॉइंट बी की तरफ आ गया, बी तक आ गया। तो यकीनन जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएगा तो क्या होगा कि इसकी कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएंगी, लाइक दिस। तो इसकी जब कोऑर्डिनेट चेंज होंगी तो कौन सी कोऑर्डिनेट इसकी रहेंगी, x2 y2। मान लीजिए अब इसकी x कोऑर्डिनेट x1 से अब बन गई वो x2, और इसकी y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गई, वो पहले y1 थी और अब है y2। तो लिहाजा यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर दूसरा भी होगा, पॉइंट बी पर जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज हम उसको डिनोट करेंगे r2 से, वेक्टर r2। अब सवाल ये पैदा होता है जब पार्टिकल a से b तक गया तो मान लीजिए कि इसका पाथ जो था वो स्ट्रेट नहीं था, इस तरह से गया along a curved path, इस तरह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये चीज लिखें कि इसका पोजीशन वेक्टर r1 जो है इसको इन टर्म्स ऑफ x, यानी कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू x1 यूनिट वेक्टर i प्लस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j। ये तो आप सीख चुके हैं किसमें, वेक्टर्स में, कि किसी पोजीशन वेक्टर को आप जब इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आप x कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर j ऐसे लिखते हैं।
अगर ये स्पेस में पॉइंट होता तो यहाँ पर z1 यानी z कोऑर्डिनेट भी आ जाती और यूनिट वेक्टर k उसके साथ आ जाता, लेकिन अब चूंकि ये सिर्फ प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट्स दो ही है, x1 एंड y1, तो ये इस तरीके से r1 को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x1 एंड y1। इसी तरह से r2 जो है, यानी जो इसका नई पोजीशन जो इसकी है पॉइंट बी वाली पोजीशन, तो उसमें r2 जो है पोजीशन वेक्टर है, तो वो पोजीशन वेक्टर होगा x2i प्लस शाबाश y2j, ये इस तरह से। अब अगर आप दो ऐसे वेक्टर्स को मान लीजिए, अगर आप देखेंगे कि भाई आपको यहां से यहां तक जब ये पार्टिकल आ गया, तो अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शाबाश, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, ये कर्व जो ये जो कर्व्ड पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल है अलोंग द कर्व ए बी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट पाथ और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन है वो है ए, और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, वो है बी। ए से लेकर के बी तक ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, चलिए मान लीजिए इस ए बी का हम नाम या डिनोशन दे देते हैं डेल्टा आर। मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा आर, आपको अगर वहां पर ठीक से दिखाई नहीं देगा तो आप इसको जूम कर सकते हो। तो ये डेल्टा आर जो है ये क्या है, ये ए बी है, मगर ए बी कौन सा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस वेक्टर ए बी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा आर। ये क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल आपका बन गया ओ ए बी, इस ओ ए बी में अगर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर्स यहां सेम ऑर्डर में है, कौन सा, ओ ए एंड ए बी, दीज आर इन सेम ऑर्डर, और ओ बी जो है वो शाबाश अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो अपोजिट ऑर्डर में है वो है ओ बी, तो मैं यहां पर लिखूंगा वेक्टर ओ बी। ये दो सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर्स है ये उनका रिजल्टेंट होगा। जो सेम ऑर्डर में दो वेक्टर्स हैं वो हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। तो हम लिख सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट कौन है, इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ओ बी। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स द वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर दैट इज ओ बी is equal to the sum of vectors in the same order and those are o a and a b। अब ओ बी आपका क्या है, ये है वेक्टर आर टू, इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ये है वेक्टर आर वन, प्लस ए बी क्या है, ये है वेक्टर डेल्टा आर, क्योंकि इसका नाम ही आपने दिया डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डेल्टा आर आपको पता लगाना है तो इट इज डेल्टा आर माइनस शाबाश आर वन, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, एंड दिस इज डेल्टा आर, ये अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब ये जब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इस तरीके से पहले आपने क्या निकाला, एक्सप्रेशन आपने निकाला फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इस वाली एक्सप्रेशन को हम और टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे वो आप इधर देख लीजिए। देखिए R2 जो है, R2 है क्या, आप जानते हैं हमने पहले ही लिखा हुआ है, R2 का वैल्यू जो है वो है x2 इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j, ये है R2, ठीक है। अब R1 क्या है, यहां पर फिर R2 के बाद क्या है, माइनस शाबाश, फिर R1, व्हाट इज R1, R1 इज x1 इंटू यूनिट वेक्टर I, हाँ, प्लस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू डेल्टा आर, ठीक है। तो आप अगर इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से x2i माइनस x1i, यानी यूनिट वेक्टर i वाले जो है वो मैंने इकट्ठे लिखे। अब यूनिट वेक्टर j जिनके साथ है उनको इकट्ठे लिखेंगे तो हमें मिलेगा y2j माइनस y1j, हाँ जी, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आर, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इस तरह से कि x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर i
शाबाश, प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू डेल्टा r। ठीक है भाई। तो अगर आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस XY इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j इज इक्वल टू डेल्टा आर की जगह आप लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा आर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। देखिए आर जब आपने लिखा, वेक्टर आर जब आप लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है ना। तो ये आर जो है पोजीशन वेक्टर, इसमें एक कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह से डेल्टा आर में भी होगा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, और x के साथ यूनिट वेक्टर i, y के साथ यूनिट वेक्टर j। इसी तरह से डेल्टा r के बदले डेल्टा x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस डेल्टा y इंटू यूनिट वेक्टर j। अगर आप यहां पर इसको कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर i किसके साथ है, वो है x2 माइनस x1, और यहां से यूनिट वेक्टर i वाली टर्म कौन है, डेल्टा x। यूनिट वेक्टर j वाली टर्म कौन सी है यहां पर, उसके साथ क्या है, उसके साथ है y2 माइनस y1, और यहां पर यूनिट वेक्टर j के साथ क्या है, डेल्टा वाई। अगर आप कंपेयर करेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर i वाली टर्म है, वो यहां से यूनिट वेक्टर i वाली टर्म के साथ जब कंपेयर होगी, तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, एंड शाबाश y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एक्सप्रेशंस निकाली, फिलहाल तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, और उस ये आप कॉपी करिए, मैं इसको थोड़ा सा रब करके फिर लिखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो आपको एक्सप्रेशंस मिली, एक एक्सप्रेशन आपको मिली, वो मैं यहां पर फिर से लिखूंगा, एक एक्सप्रेशन आपको मिली डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने पहले ही लिखी, कॉपी की है, उधर आप नाम दीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, दूसरी एक्सप्रेशन आपको मिली डेल्टा आर की, डेल्टा आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस शाबाश y2 माइनस y1 इंटू जे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कॉल दिस इक्वेशन सेकंड। यहां तक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आपको मिली, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इक्वेशंस आपको मिली। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये x2 माइनस x1 के बदले अभी मैंने लिखा डेल्टा x i प्लस इसके बदले में लिख सकता हूं डेल्टा y इंटू जी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये तीन इक्वेशंस आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है इन a particle when a particle is moving in a plane। यानी जब हम मोशन इन प्लेन स्टडी करते हैं, अगर किसी पार्टिकल की हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, उसके लिए ये तीन एक्सप्रेशंस होंगी। या तो डेल्टा आर हम लिख सकते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है ना। और ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का ही सिंपल फॉर्म है, यानी यहां मैंने x2 माइनस x1 के बदले डेल्टा x लिखा है, y2 माइनस y1 के बदले मैंने शाबाश डेल्टा y लिखा है। वरना ये तीसरी इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का ही एक और फॉर्म है, एक और इसका ये हम कह सकते हैं, इसका ही एक रूप है ये, ठीक है ना। ये तो डेल्टा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। यहां इस इक्वेशन को अगर हम देखें, तो आप देख रहे हैं कि जब एक पार्टिकल यहां ए से बी तक जा रहा है, चाहे किसी भी रास्ते से जा रहा हो, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आप देख रहे हैं कि उस डिस्प्लेसमेंट के, यानी उस डेल्टा आर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई कंपोनेंट। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इसकी डिस्प्लेसमेंट के हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। वो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक डेल्टा एक्स आई यानी अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा शाबाश डेल्टा वाई जे मतलब अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए यही पार्टिकल था, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में नहीं मूव कर रहा था, मान लीजिए ये दूसरे किसी प्लेन में मूव कर रहा था। मैं इस तरह से ले लेता हूं, सपोज ये जेड एक्सिस है, और मान लीजिए मैं यहां से एक कार्डबोर्ड रखूंगा,
तो ये कौन सा प्लेन आएगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ये वाई और जेड पर प्लेन आएगा, वाई जेड प्लेन। ठीक है। अगर एक इंसेक्ट, अगर एक कीड़ा, एक इंसेक्ट इसी प्लेन पर होगा, इसी कार्डबोर्ड पर होगा, और वो मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं जा रहा, मूव कर रहा है, वो उस वक्त वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी हो तो हम निकालेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू, अब प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन नहीं है, अब वाई जेड प्लेन है, तो यहां पर आएगा डेल्टा वाई। ठीक है। देखिए अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं फॉर वाई जेड प्लेन, फॉर वाई जेड प्लेन, ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहां एक्स कोऑर्डिनेट के बदले अब क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के बदले क्या आएगा अब जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ एक्स वाई प्लेन नहीं है, यहाँ वाई जेड प्लेन है, तो ये बनेगा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई, वाई एक्सिस पर जब पार्टिकल हो या वाई कोऑर्डिनेट जब हो तो आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई नहीं लगेगा, सॉरी तो ये आएगा यूनिट वेक्टर जे इसके साथ प्लस ये डेल्टा एक्स के बदले क्या आ गया, डेल्टा वाई। अब दूसरी एक्सिस वहां पर कौन सी होगी, पहले तो हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस थी, यानी एक्स वाई प्लेन था, अब हमारे पास वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, मतलब वाई जेड प्लेन है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा एक्स के बदले यहाँ डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई जब है तो यूनिट वेक्टर जे, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे ही होता है, और डेल्टा वाई के बदले आएगा डेल्टा जेड और यूनिट वेक्टर के। अगर आपसे कहा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन कौन सी मोशन के लिए है, तो आप कहेंगे इट इज फॉर ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए प्लेन, इट इज फॉर मोशन इन प्लेन। ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन जो है ये मोशन इन प्लेन के लिए, ये किसके लिए होगी, ये भी मोशन इन प्लेन के लिए, लेकिन फर्क क्या है, यह पार्टिकल मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आप देखिए यूनिट वेक्टर आई एंड यूनिट वेक्टर जे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर एक्स जेड प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा हो, मतलब यानी मैं यहां पर एक कार्डबोर्ड रखूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इस तरह से, ठीक है, और एक इंसेक्ट उसी कार्डबोर्ड पर मूव करे, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होगी। तो अगर एक्स जेड प्लेन के लिए इसी डिस्प्लेसमेंट को निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, फॉर शाबाश एक्स जेड प्लेन, फॉर एक्स जेड प्लेन डेल्टा आर किसके बराबर आएगा, शाबाश बताइए, एक्स जेड प्लेन, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जेड, जेड का मतलब हुआ डेल्टा जेड इंटू यूनिट वेक्टर के। आप जरा इन इक्वेशन को गौर से देख लीजिए और समझिए, यहाँ आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मोशन हो रही है, इसी प्लेन में मोशन हो रही है एक्स वाई प्लेन में, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन for motion in plane for a particle moving in plane but the particle is moving in xy plane। ये भी डिस्प्लेसमेंट है for a particle moving in plane, यानी मोशन इन प्लेन के लिए ये भी डिस्प्लेसमेंट है, but the particle is moving in yz plane because unit vectors j and k are involved। ये भी एक पार्टिकल की क्या है, शाबाश डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, लेकिन द पार्टिकल इज मूविंग इन शाबाश एक्स जेड प्लेन। क्यों, आप क्यों एक्स जेड प्लेन कह रहे हैं, क्योंकि शाबाश यहाँ यूनिट वेक्टर जो है वो आई यानी एक्स एक्सिस का और के यानी जेड एक्सिस वाला इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन। अब मुझे बताइए अगर एक पार्टिकल प्लेन में नहीं हो, स्पेस में हो, मान लीजिए इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक मॉस्किटो है, मान लीजिए एक फ्लाई है या मॉस्किटो है, एक मच्छर है, और वो उड़ता उड़ता यहाँ से जा रहा है, तो अगर वो ऐसे ऐसे जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तीन कोऑर्डिनेट चेंज होंगी। जब तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगी तो उसका जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आएगा, डेल्टा आर, शाबाश जैसे यहाँ पर आ गया डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। आई बात समझ में। और जब एक पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा
तो उसकी सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की एक ही एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, वहां पर सिर्फ दो नहीं है। जब दो ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगी, वो या तो एक्स और वाई हो सकती हैं, या फिर वाई और जेड हो सकती हैं, या फिर एक्स और जेड हो सकती हैं। इसलिए आपकी इक्वेशन जो आ गई वो देखिए तीन आ गई, ठीक है ना, यानी फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर वाई जेड प्लेन, फॉर एक्स जेड प्लेन। लेकिन जब वो स्पेस में मूव करेगा तो उसकी तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगी एक साथ में, तो उसकी इक्वेशन बनेगी डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। ठीक है, वो तो हमें करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर मोशन इन प्लेन इस वक्त कर रहे हैं। अब इसी में अगर आपको इस मोशन इन प्लेन में ही अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इस तरह से, मान लीजिए एक्सप्रेशन फॉर, तो हमारा दूसरा केस बन गया, ये जो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट था, अब यहां डिस्प्लेसमेंट मिटा के मैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी लिखूंगा। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, शाबाश, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन। आप इसको नोट करेंगे, ये हमारा सेकंड केस है। पहले केस में हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन देखी, अब हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे उस पार्टिकल के लिए जो प्लेन में मूव कर रहा है। देखिए वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी देखनी हो, मैं यहां से इस तरह से लिखूंगा वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है डेल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब मान के चलते हैं इस पार्टिकल को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, दैट इज डेल्टा टी फॉर एग्जांपल। तो अगर इसको टाइम लगा है डेल्टा टी, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपका एवरेज वेलोसिटी ये आता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालना चाहेंगे, वो कैसे निकलेगा? पहले एवरेज वेलोसिटी को पूरा कर लेते हैं। ये आएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब फिर से डेल्टा आर, ठीक है ना। डेल्टा आर अभी आपने देखा ये किसके बराबर होता है? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ये मान के चलते हैं हम, शाबाश, कि पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। तो उसका डेल्टा आर क्या है? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, जो आपने अभी इक्वेशन देखी। डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई होगा डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, शाबाश, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस, शाबाश, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर जे। अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये फिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी चेंज हो गई पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। तो ये बन गई वेलोसिटी मगर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप इसको लिख सकते हैं, शाबाश, क्या लिखेंगे आप? शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस Vx एंड दिस इज Vy। अब आपने फिर से देख लिया कि इसकी एवरेज वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहले आपने देखा कि यानी आप जब पार्टिकल मूव करेगा एक प्लेन में, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। और उसका जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी के लेकिन दूसरी भी चीज आएगी, या आप कॉपी कीजिए। अब वेलोसिटी के लिए जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो हमने ये एवरेज वेलोसिटी निकाला। चलिए ये मान लीजिए इस सेकंड केस का ये फर्स्ट पार्ट है जहां हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखा। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहे तो वो हम कैसे देखेंगे? वो देख लीजिए सेकंड केस का ही दूसरा पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहां पर सेकंड लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू, शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। यानी अगर डेल्टा टी बहुत ही कम हो, मतलब बहुत ही कम, क्लोजर टू जीरो, दैट मींस पार्टिकल इज क्लोजर टू पॉइंट ए, ठीक है ना। तो ये उस पॉइंट ए के पर जो वेलोसिटी होगी वो बनेगी, दैट इज डेल्टा टी
इज वेरी क्लोजर टू जीरो, तो ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर वेलोसिटी बनेगी, सो दैट मीन्स इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, आई वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/Δt, इस तरह लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, शाबाश, इनटू ये डेल्टा आर क्या है, शाबाश, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि पार्टिकल कहाँ, किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो आप लिख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, शाबाश, डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हो गया डेल्टा एक्स आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, प्लस फिर डेल्टा वाई डिवाइड बाई इसके लिए भी डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर जे, लिमिट इसके लिए भी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब बताइए ये क्या है, v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो हम इसको लिख सकते हैं v x, लेकिन ये v है क्या, इंस्टेंटेनियस है, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं वी वाई, यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे जब पार्टिकल प्लेन में मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे जब पार्टिकल प्लेन में मूव करेगा। इसी तरह से तीसरी बात, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो यहां पर केस थर्ड, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन। तो इसका भी हम पहले देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हमने पहले, मैं यहाँ पर एक और स्टेप आपको इस तरह दिखाऊंगा, जब हमने लिखा v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, शाबाश, क्या लिखा, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t इंटू यूनिट वेक्टर i, प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा t इंटू यूनिट वेक्टर j। इसका मैंने लिमिट क्या लिखा, शाबाश, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, इसका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आपको पता होना चाहिए कि इसको शॉर्ट में लिखने का एक वो और तरीका है, हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, प्लस यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी टी, बस इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन, ठीक है, अगर पार्टिकल मूव करेगा प्लेन में तो उसकी एक्सेलरेशन क्या, कैसे निकाली जाए। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। हम यहाँ पर पहले इसका पार्ट फर्स्ट लिखेंगे, यानी तीसरे केस का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ए, लेकिन एवरेज, इसका एवरेज वैल्यू, मैं एक्सेलरेशन के बदले ए लिखूंगा और एवरेज वैल्यू लिखूंगा ए वी, ठीक है ना। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, शाबाश, वो होगा, वेरी गुड, बताइए, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल। तो जब आप लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, तो जब आप लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, आपका डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर है, बताइए, डेल्टा वी आप पहले लिखेंगे 1/Δt। डेल्टा वी के लिए आपके पास एक्सप्रेशन अभी जो मैंने इससे पहले निकाली, एवरेज वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन मैंने निकाली, उसमें हमने देखा कि ये डेल्टा वी जो है ये है डेल्टा वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ, प्लस डेल्टा वी वाई, यानी velocity component along x axis plus component of velocity along y axis, ये यहां पर यूनिट वेक्टर है। फिर हम लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, डेल्टा वी एक्स आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक, प्लस, शाबाश, डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर जी,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along x-axis. This is rate of change of velocity along y-axis. Rate of change of velocity होता ही है acceleration, तो आप लिखेंगे average acceleration is, शाबाश, हाँ, rate of change of velocity along x-axis, that is acceleration along x-axis, तो आप इसको ax लिख सकते हैं। अगर आप वेक्टर साइंस का भी यूज करें, तो यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन को मिस किया है, तो मैं यहाँ पर वेक्टर साइन जो है डाल दूंगा। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दैट मींस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। नाउ यू सी, एक्सेलरेशन, जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसके भी आपको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। जब पार्टिकल प्लेन में मूव करे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, उसके वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, उसकी एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। अलोंग एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस दूसरा कंपोनेंट। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपकी क्लासेस में भी और उसके बाद वीडियोस में भी, कि जो एक्सेलरेशन होती है ये सेकंड डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट है s, अगर आप इसका फर्स्ट डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिलेगा ds बाई dt, तो वो वेलोसिटी होगा। उसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है कि नहीं? अब अगर हम इसका सेकंड केस यानी थर्ड केस का ही सेकंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर वो चीज हम देख लें तो उसकी क्या एक्सप्रेशन आएगी? ये तो एवरेज एक्सेलरेशन था ना, हाँ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आएगा, देख लीजिए, सेकंड केस, थर्ड का सेकंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ए इंस्टेंटेनियस, मैं इसका सिंबल इस तरह से लिखूंगा, ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिखेंगे INST, इज इक्वल टू, शाबाश, डेल्टा वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये बन गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है टाइम, जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फिर से डेल्टा वी तो आप जानते ही हैं, अभी आपने देखा कि डेल्टा वी किसके बराबर आ गया था, शाबाश, आपने डेल्टा वी के बदले लिखा, मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा 1 बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी के बदले मैं लिखूंगा डेल्टा वी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल्टा वी वाई यूनिट वेक्टर जे, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज आती है, यानी जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखे, तो ये पहले ही हमने डिराइव किया है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज, शाबाश, मगर साथ में ही याद रखना है यहाँ पर हम ये भी लिखना ना भूलें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो दिस इज ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, शाबाश, बताइए अब, डेल्टा वी एक्स आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देयर इज अ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, प्लस दूसरी टर्म डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई ये डेल्टा टी into unit vector j, and again the limit for this term is also delta t tends to 0. now अब आप खुद ही बताइए, आप लिख सकते हैं इस तरह से, इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए, शाबाश, डी वी एक्स बाई डी टी, शॉर्ट में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, शाबाश, वेक्टर साइंस रखी जाए साथ साथ में, तो यहाँ तो ज़रूरी नहीं था क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई है, यहाँ पर भी नहीं, यूनिट वेक्टर जे, शाबाश, यहाँ पर है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई साथ में लिखें, शाबाश, डी वी एक्स आई प्लस डी वी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे डिवाइड बाई डी टी। अगर आप ये वेक्टर साइन डालना चाहें तो यूनिट वेक्टर आई को हटा दीजिए, यहाँ भी वेक्टर साइन डालना चाहें तो यूनिट वेक्टर जे को हटा दीजिए, ठीक है ना।
तो फिर आप देख लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स हैं शाबाश, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें और एक चीज लिखी जा सकती है, एक तरीका इसका और भी है लिखने का, वो ये है कि आप लिखिए डी बाई डी टी। तो इस वी एक्स के बदले आप तो लिख सकते हैं ना, शाबाश, क्या, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इनटू आई, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एंड इसी तरह से यहाँ पर डी बाई डी टी, ये जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, इनटू जे। तो लिहाजा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं यहां से रब करता हूं, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर I प्लस d2y डिवाइड बाई dt स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर j। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन, यानी मोशन इन प्लेन में एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन के आप दो कंपोनेंट्स पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स पाते हैं और वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स पाते हैं जब एक पार्टिकल प्लेन में मूव करे। और फाइनली मैं ये याद दिलाऊं फिर से कि मोशन जब एक पार्टिकल प्लेन में मूव करे तो उसके हम कहते हैं कि उसकी मोशन जो है मोशन इन प्लेन है। इसका मतलब ये होता है कि वो मूव करता है तो इस तरह से मूव करता है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, या तो वो एक्स वाई प्लेन होगा तब उसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगी, अगर वो वाई जेड प्लेन है तब उसके वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगी, अगर वो एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है तो फिर उसकी एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगी। जिस तरह से मैंने इंसेक्ट्स को तीन प्लेन पर रखा था, पहले एक्स वाई प्लेन, फिर वाई जेड प्लेन, फिर एक्स जेड प्लेन, तो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। सो these are the expressions for displacement vector, velocity and accelerations in case of a particle moving in plane. Motion in plane में ये तीन expressions. Thank you very much.